तो देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ total market value of all final goods or services produced within the territorial boundary of a country using domestic resources during a given period of time, usually 1 year. तो ये ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे जो है वो समझा दिया है. इट सर्व्स एज अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ नेशन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो इससे ना हमें किसी इकोनॉमी की कितनी ग्रोथ हुई है, किसी देश की कितनी ग्रोथ हुई है, उसके बारे में जो है वो पता लगता है. क्योंकि देखो अगर जीडीपी हाई है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज है, उसमें इंक्रीज आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी की इकोनॉमिक एक्टिविटी में ग्रोथ देखने को आपको मिल रही है. ठीक है. जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो इसमें हम काफी चीजें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर जो स्पेंड करता है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट करती है, जो नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं, इन सभी को हम जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड जो है वो करते हैं. ठीक है. अगर हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज होती है, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ हो रही है. और अगर जीडीपी डिक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ट्रबल में है. और जीडीपी एक क्रूशियल यहाँ पर इंडिकेटर होता है जिसका यूज पॉलिसी मेकर इकोनॉमिक्स करते हैं ताकि वो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के बारे में जान सके और उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज वगैरह है उनको जो है वो बना सके. ठीक है. अब इस केस स्टडी के बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर करना है. तो क्वेश्चन पहला देखो क्या है, Which of the following statement is correct regarding the GDP of a country? तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो जीडीपी के रिगार्डिंग करेक्ट है. पहला, जीडीपी measures the total value of all goods or services produced within the country in a specified period. तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. यानी कि कंट्री की टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उसकी जो टोटल वैल्यू होती है उसको जीडीपी मेजर करते हैं. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. GDP includes goods and services produced by both domestic resident and foreign entities operating within the country. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि एक कंट्री के अंदर चाहे हमारी डोमेस्टिक रेजिडेंट है या फिर डोमेस्टिक कंपनी या फिर कोई फॉरेन एंटिटी है, वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे उसे हम देश की जीडीपी इंक्लूड करते हैं. तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. जीडीपी मेजर्स इकोनॉमिक आउटपुट बट डज नॉट कंसीडर फैक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनवायरमेंट, क्वालिटी. तो जीडीपी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक आउटपुट को ही यहाँ पर मेजर करती है. बाकी के जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हेल्थ केयर सर्विसेज कैसी हैं, एजुकेशन कैसी है, एनवायरमेंट की क्या यहाँ पर व्यवस्था है, वो सारी चीजें इग्नोर कर देती है. तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. हाउस होल्ड कंजम्पशन सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर डन विद हाउस होल्ड इज नॉट कंसिडर्ड जीडीपी कैलकुलेशन. तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. यानी कि आप अपने घर के अंदर कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि आपकी मदर ने आपके लिए खाना बनाया है, ठीक है, आपकी मदर आपकी देखभाल कर रही है, तो ये जो एक्टिविटीज है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आती, इसीलिए हम इसको जीडीपी के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं करते. तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी. ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. यानी कि ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर जीडीपी के रिगार्डिंग बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीडीपी इज क्रूशियल. GDP is GDP is crucial for policymaker economics business as it provides insight into economic performance and living standard of country. Gross domestic product on India is calculated by. ठीक है. तो देखो जो जीडीपी होता है वो पॉलिसी मेकर्स के लिए, इकोनॉमिक के लिए, बिजनेस के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होता है क्योंकि उनसे उन्हें इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के बारे में पता लगता है जिससे वो पॉलिसीज वगैरह जो है वो बना पाते हैं. तो ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर उसे कौन कैलकुलेट करता है? पहला, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या फिर नन ऑफ द. तो इंडिया के अंदर जो हमारी जीडीपी है उसको कैलकुलेट करने का काम कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या फिर नन ऑफ द. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है. इसका जो करेक्ट आंसर वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस. सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इकोनॉमिक्स एंड एनालिस्ट यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीडीपी टू असेस एंड कंपेयर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव. व्हिच ऑफ दीस इज अ टाइप ऑफ जीएसटी? तो सिंपली इसको सॉरी जीडीपी. तो इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर टाइप है जीडीपी की, वो क्वेश्चन में जो है वो पूछा जा रहा है. तो मेनली देखो हमारे सिलेबस के अंदर दो तरह के यहाँ पर जीडीपी होते हैं. एक है हमारा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी. तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा. ठीक है. अब ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है तो इनको हम प्रॉपर एग्जांपल की हेल्प से जो है वो समझेंगे. पहले बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की. नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? तो देखो जब हम
जब हम किसी देश की जीडीपी जो है वो करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी नॉमिनल जीडीपी जो है वो कहलाती है। जैसे एग्जांपल की एक एक्स कंट्री है, ठीक है, उसकी जीडीपी जो है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक यहाँ पर हमारी एक्स कंट्री है, उसकी हम यहाँ पर जीडीपी जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो 2024 की यहाँ पर जीडीपी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमने क्या किया, एक्स कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर प्रोड्यूस की गई थी, उसकी मार्केट प्राइस, उसकी जो मार्केट प्राइस थी उसके ऊपर जो है जीडीपी को कैलकुलेट जो है वो कर लिया। जैसे अगर एग्जांपल के मान के चलो 2024 के अंदर एक गुड्स का प्राइस जो है वो 20 रुपए चल रहा था, तो हमने 20 रुपए के ऊपर जो है इस गुड्स को मतलब जीडीपी के अंदर जो है इंक्लूड कर लिया। कहने का मतलब क्या है कि हमने 2024 के जो करंट प्राइसेस थे उसके ऊपर गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है उसे हमने मेजर किया और जीडीपी के अंदर इंक्लूड किया। तो ये जो हमारी एग्जांपल है वो हमारी नॉमिनल जीडीपी जो है वो कहलाती है। हेलो विशाल सर, हेलो प्रिया मैम। ठीक है, उसके बाद है हमारा यहाँ पर रियल जीडीपी। क्या है हमारा रियल जीडीपी? रियल जीडीपी यहाँ पर क्या होता है, देखो नॉमिनल जीडीपी जो है वो इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं होता है। मतलब अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी हो तो नॉमिनल जीडीपी से हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पाती, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को कंसीडर ही नहीं करता। जैसे एग्जांपल के मान के चलो यहाँ पर एक एक्स कंट्री है, उसने यहाँ पर 2020 के अंदर 1000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किए थे गुड्स एंड सर्विसेज के, जिसका जो प्राइस था वो था यहाँ पर 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन मतलब ये 2020 के प्राइसेस पे। और मान के चलिए 2024 के अंदर ये जो प्राइसेस है वो डबल हो गए। क्या हो गए? डबल हो गए, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है मतलब एक्स कंट्री के अंदर 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स सेम ही यहाँ पर प्रोड्यूस किए गए, पर उसकी जो वैल्यू है वो 2 मिलियन हो गई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस जो है वो बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन जो है वो आ गई थी। अब इससे आपको लगेगा कि आपकी जीडीपी जो है वो डबल हो गई, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं। आपकी आउटपुट जो है वो उतनी है, बस प्राइसेस में इंक्रीज आने की वजह से जो है आपको ज्यादा जो है इन्फ्लेटेड जीडीपी जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, पर ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। अगर आपको रियल इकोनॉमिक ग्रोथ जानने तो उसके लिए आपको रियल जीडीपी जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी आपको पता लग गया, ऐसी जीडीपी जो कि हम करंट मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं। यानी कि अगर 2024 की हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे, 2024 के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस है उसके ऊपर हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। रियल जीडीपी क्या होता है? तो रियल जीडीपी के अंदर हम एक बेस ईयर लेते हैं और उस बेस ईयर के बेसिस पे जीडीपी को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के हमने बेस ईयर ले लिया 2020, एग्जांपल के हमने बेस ईयर ले लिया यहाँ पर 2020, और वहां पर 1000 यूनिट्स यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस किए गए थे और उनकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? 1 मिलियन थी। कितनी थी यहाँ पर? 1 मिलियन थी। 2024 के अंदर आप फिर से यहाँ पर जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो और आपने यहाँ पर 2000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, जिसका जो मार्केट प्राइस है यानी कि उस समय जो करंट प्राइसेस चल रहे हैं वो प्राइस कितना है? वो है 4 मिलियन। तो आपने 4 मिलियन पे जीडीपी कैलकुलेट नहीं किया, बल्कि बल्कि आपने क्या किया, 2020 के जो प्राइसेस थे उस पे आपने जीडीपी कैलकुलेट किया। यानी कि 2020 में 1000 यूनिट्स के जो प्राइसेस थे वो कितने थे? 1 मिलियन थे। कितने थे? 1 मिलियन थे। और आपने क्या किया यहाँ पर 2000 यूनिट्स के हिसाब से 2020 के जो प्राइसेस है उसके हिसाब से आपकी जो जीडीपी निकल कर आई वो कितने निकल कर आई यहाँ पर? 2 मिलियन। तो ये हमारा क्या कहलाता है? रियल जीडीपी। एक और एग्जांपल दो आपको, मान लीजिए 2020 के अंदर एक प्रोडक्ट था जिसका प्राइस था 100 रुपए, ठीक है, और वही प्रोडक्ट जो है वो 2024 में जाके 200 रुपए का हो गया। तो आपने जब 2024 में रियल जीडीपी कैलकुलेट की तो ये जो प्राइस में इन्फ्लेशन आपको देखने को मिला, इसे आपने इग्नोर किया। मतलब इग्नोर करने का मतलब इसको आपने एडजस्ट किया और आपने बेस ईयर 2020 के जो प्राइसेस है उनको यहाँ पर उठाया। यानी कि ये जो प्रोडक्ट था 2020 में जो प्राइसेस है 100 रुपए, उसकी उसे 100 के रुपए के ऊपर आपने 2024 में भी प्रोडक्ट को जो है वो मेजर किया है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पर रियल जीडीपी जो है वो कहलाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, विच टाइप ऑफ जीडीपी मेजर द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री एट अ करंट मार्केट प्राइस विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, तो इसमें से कौन सी हमारी जीडीपी है जो कि यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की जो टोटल मार्केट वैल्यू है उसे यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करती है करंट मार्केट प्राइसेस के ऊपर बिना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को एडजस्ट किए? तो ऑप्शन है रियल जीडीपी, ऑप्शन बी नॉमिनल जीडीपी, या फिर नेशनल जीडीपी, या फिर ऑल ऑफ द। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या लग रहा है? इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये कौन सी जीडीपी होगी? रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, नेशनल जीडीपी, या फिर ऑल ऑफ द अबव?
जिसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, नॉमिनल जीडीपी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रियल जीडीपी, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है रिगार्डिंग द रियल जीडीपी। पहला, रियल जीडीपी रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन यूजिंग कांस्टेंट प्राइस फॉर एक्यूरेसी, तो रियल जीडीपी के अंदर जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है उसे हम रिमूव कर देते हैं और हम कांस्टेंट प्राइस को यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि 2024 में चाहे प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं पर आपने गुड्स और सर्विसेज को मेजर किस पे किया है, 2020 के प्राइसेस पे, जिससे आपने इन्फ्लेशन का सारा जो इफेक्ट है उसको खत्म कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इट रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये ना आपको एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है। जैसे जैसे 2020 के अंदर आपकी जो जीडीपी तो 1 मिलियन थी, पर 2024 के अंदर आपकी जीडीपी 2 मिलियन हो गई है। ठीक है, ये रियल जीडीपी की बात कर रहा हूं, तो ये आपको एक्चुअल बताएगा कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डबल हो चुकी है, आपकी जीडीपी जो है वो डबल हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि आप पहले 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, अब आप 2000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करने लगे हो। उसके बाद रियल जीडीपी अलाउज फॉर कंसिस्टेंट कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट पीरियड, तो आप ना रियल जीडीपी को कंपेयर कर सकते हो। जैसे आप 2020 की जीडीपी को 2024 के जीडीपी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो आपने प्राइसेस लिए हैं वो सेम है, सेम प्राइसेस पे आपने गुड्स और सर्विसेज को मेजर किया है, जीडीपी कैलकुलेट किया, तो आप वहां पर कंपैरिजन कर सकते हो। पर नॉमिनल जीडीपी केस में ऐसा नहीं है, आपने 2024 में 2024 के प्राइसेस लिए हैं जो कि इन्फ्लेटेड है, और 2020 के प्राइसेस लिए हैं, तो उनको आप आपस में कंपेयर जो है वो कर ही नहीं सकते हो। इट मेजर्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री एट अ करंट मार्केट प्राइस, तो ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ट्रू नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो नॉमिनल जीडीपी के रिगार्डिंग है। नॉमिनल जीडीपी की जो हम जो है वो करंट मार्केट प्राइस पे जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि पहली 3 स्टेटमेंट जो है वो रियल जीडीपी के रिगार्डिंग बिल्कुल ट्रू है, पर बाकी की जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट मेजर्स द net value of all final goods and services produced within a country border during a given time period, typically 1 year. It is closely related to GDP, but consider depreciation of the country's capital asset used in the production process. देखो, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या था हमारे यहाँ पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर एक होता है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो बेसिकली देखो, जब हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे जो कैपिटल एसेट्स होते हैं जिनका यूज करके हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जो मशीन्स यहाँ पर यूज की जा रही है, जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वो समय के साथ जो है उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जिसको हम डेप्रिसिएशन जो है वो कहते हैं। जैसे अगर आप कोई मशीन यूज कर रहे हो, जब वो नई थी तो उसकी वैल्यू 5,000 थी, पर आपने उसको 4 साल तक यूज किया और मशीन जो है वो खटारा हो गई, अब उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10,000 रुपए रह गई, तो ये जो 40,000 रुपए की वैल्यू से डिक्रीज हुई है इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इस डेप्रिसिएशन को हम कंसीडर नहीं करते, यानी इसे हम माइनस नहीं करते। पर जब हमें नेट जानना होता है कि हमने नेट कितनी यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोड्यूस किए, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना जरूरी होता है। तो जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जो भी डेप्रिसिएशन यहाँ पर अकर हुई है कैपिटल एसेट के ऊपर उसे माइनस कर देते हैं, तो हमारा आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तब हमारा आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर का, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज इज द टोटल वैल्यू ऑफ अर्निंग रिसीव्ड बाय द ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले चीज ये जानो कि जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है, रिसोर्सेज की जरूरत होती है। जैसे कि सबसे पहले देखो, आपको लैंड चाहिए जिसके ऊपर आप प्रोडक्शन करोगे, फिर आपको लेबर चाहिए, फिर आपको कैपिटल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और एक इंटरप्रेन्योर भी चाहिए जो कि रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज करके बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। अब ये जब रिसोर्सेज काम करते हैं तो इन्हें पे भी करना पड़ता है। जैसे कि लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योर को मिलता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो जब हम ये जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी टोटल अर्निंग को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, इनकी जो टोटल अर्निंग है उसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो टोटल वैल्यू होती है अर्निंग की उसे हम क्या कहते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस, एनडीपी एट फैक्टर प्रोडक्शन, या फिर नन ऑफ द अबव।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है एनडीपी एट फैक्टर को। देखो जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है कॉस्ट प्राइस, जैसे जब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसकी जो कॉस्ट आई है उस प्राइस पे आप जो है एनडीपी कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि बेसिकली देखो ये हमारी क्या है, कॉस्ट है, किसी प्रोडक्ट को बनाने की क्या है, कॉस्ट है, और इस प्राइस पे जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो कहलाता है हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ये क्या होता है, तो देखो जब हम मार्केट प्राइस पे एनडीपी कैलकुलेट करते हैं, मार्केट प्राइस का मतलब इसके अंदर टैक्स वगैरह को भी इंक्लूड जो है वो कर लिया गया, तो जब हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा बनता है एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस। क्या बनता है, एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग रियल जीडीपी इज ईयर अगेंस्ट व्हिच करंट इकोनॉमिक आउटपुट इज कंपेयर टू मेजर रियल इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो रियल जीडीपी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हम बेस ईयर का यूज करते हैं ताकि हम जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको जो है वो जान सके। अब इस बेस ईयर का यूज किया था इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट होता है उसको खत्म करने के लिए। तो ये जो बेस ईयर है, इंडिया के अंदर बेस ईयर कौन सा है, यानी कि अगर हमें जीडीपी को रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी होती है तो इंडिया के अंदर बेस ईयर कौन सा लिया जाता है, 2004, 2005, 2010, 11 या फिर 2011, 12 या फिर 2014 या फिर 15। तो फटाफट से यहाँ पर बता दें कि इंडिया के अंदर जो बेस ईयर है वो कौन सा यहाँ पर लिया जाता है, 2004 और 5, 2010 और 11, 2011 और 12 या फिर 2014 और 15। फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2011-12 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि इंडिया के अंदर अगर हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करें तो हम 2011-12 को बेस ईयर जो है वो लेते हैं, यानी कि 2011-12 के जो प्राइसेस थे गुड्स और सर्विसेज के, उसके बेस पर गुड्स और सर्विसेज को मेजर करते हैं और जीडीपी को कैलकुलेट जो है वो करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।